हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ सीटेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर साइंस की। तो आज हमारा 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है बल तथा दाब। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके भी बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी। चलिए तो अब हम देख लेते हैं। क्लास 8 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है, मतलब तेज चलती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा में बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाती है तथा अपनी उसकी जो दिशा होती है अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है? इसके बारे में अब हम देखते हैं। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकती है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज देखिए ये किस तरह से गेंद को बदल देते हैं। कौन कौन है? तो गोल को बचाते हुए और हॉकी को खेलते हुए और दूसरा क्या है? गेंद को रोकते हुए। तो पढ़ते हैं किस तरह से रोकते हैं। द्वारा हिट की गई है, कोई वॉलीबॉल है जो बल्ले से की गई है, उसको कैसे रोकते हैं? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्न के उत्तर खोजेंगे। सबसे पहला है बल अपकर्षण या अभिकर्षण बल होता क्या है? उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? देखते हैं तो आगे। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण मतलब खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या उसको पकड़ते हैं उसको बोलते हैं बल। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। वस्तु पर हम बल कब लगाते हैं देखते हैं। दूसरा पॉइंट है बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है ये आदमी? यहाँ कार के पीछे खड़ा है और यहाँ धक्का दे रहा है कि कार को गति करने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। और यहाँ पर क्या है? ये लड़के खेल रही हैं, धकेल रही हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर भी 3 स्थितियाँ दर्शाता है जिसमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन कौन
खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। तो आपको ये पिक्चर दी हुई है, दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि 8.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार आपको इस चित्र में गाय दिख रही है, ये क्या कर रही है, गाय भाग रही है और लड़का खींचने का प्रयास कर रहा है। पढ़ते हैं, आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। जहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं तथा यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है। इन एग्जाम्पल से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है, मतलब डिफरेंट। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, मतलब कि एक तो खींच रही हो और एक को खींचा जा रहा हो, एक के द्वारा खींचा जा रहा हो। अब दूसरी हेडिंग है बलों की खोजबीन। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। ये एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे जिस दिशा में आप धकेलें हैं। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? देखिए, पहले ये अकेला दोनों एक ही दिशा में धकेल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में इसको धकेल रहे हैं। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं और कभी कभी देखिए इस तरह से पिक्चर में शो हो रहा है, दिख रहा है आपको। ये खेल जब आप छोटे होंगे तो आपने बहुत खेला होगा। रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता, चित्र में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये एग्जाम्पल बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाला बल जुड़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाला जो बल होता है वो जुड़ जाता है। अतः आपको याद रखना है, जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल जो होता है या कुल बल जो होता है दोनों तरफ से, उनमें अंतर आ जाता है। एक्टिविटी में जब आप दोनों भारी संदूकों को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होता है। देखते हैं क्या प्रभाव होता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। देखते हैं आगे। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 8.3 में रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है?
गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? देखिए, इस तरह से जब हम गेंद को धक्का मार के खेलते हैं, उस तरह का एक खेल है। पढ़ते हैं आगे। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो शून्य होती है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली जो गोल पकड़ता है बॉल को, उसे गोली बोलते हैं। गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है, उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अगर विपरीत होता है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है और अगर सेम में होता है तो चाल बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज़ को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अब हम देखते हैं। अब कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण जो गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं? तो आप अपने आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है हम उसको पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल है, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करते हैं तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो दीवार होती है वो फिक्स्ड होती है, वो धकेली नहीं जा सकती है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इस चीज को देखते हैं, क्या कोई परिवर्तन करता है? चलिए, जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गुथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी एग्जाम्पल को आपने देखा होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से लगाने पर उसकी जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं। ठीक बात है। गतिशील वस्तु की जो चाल होती है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्मरण रखना याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए
उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकता, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकता। आगे देखते हैं, यह है संपर्क बल। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है पेशीय बल। पेशीय बल होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु को बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना आवश्यक है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है, मतलब उस वस्तु को किसी ना किसी चीज़ से आपको टच कराना है, तभी यह हो पाएगा। आगे देखते हैं, जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारी शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? पेशीय बल। पेशीय बल किसको बोलते हैं? जो हमारी मांसपेशियों से लगता है वही होता है पेशीय बल। आगे पढ़ते हैं, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे कौन से बल का यूज करते हैं? वे पेशीय बल का यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि ये बैल हैं, दोनों क्या लेके जा रहे हैं? ये इतना सारा भूसा भर के लेके जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे बोलते हैं संपर्क बल। आगे पढ़ते हैं, घर्षण बल कौन सा होता है? आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। आपके जो अनुभव हैं, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं जो आपको याद हो। आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप जोड़ सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस हैं। आगे देखते हैं, इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? इन पर कोई बल लग रहा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में बल किस दिशा में लग रहा है? इन सभी उदाहरणों से में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण जो होता है वो होता है घर्षण बल। ओके, फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतह के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है? जिसे बोलते हैं चुंबकीय बल। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। क्या बेलन पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। ओके, क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। मतलब कि जब जब छोटे थे तो चुंबक के साथ खेलते होंगे तो क्या करते थे, एक चुंबक ऊपर होती थी और एक चुंबक
नीचे टेबल के नीचे होती थी तो वो एक नीचे वाली चुंबक से दूसरे वाले चुंबक को हिला सकते थे, उसको बोलते हैं असंपर्क बल। आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत बल क्या होता है इसके बारे में। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। ऐसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है, देखते हैं। वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को ही गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है और गुरुत्व बल के कारण ही जो सेब होता है वो पेड़ से डायरेक्ट नीचे गिरता है। आगे देखते हैं। गुरुत्व बल का फॉर्मूला है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। वायुमंडलीय दाब क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल आती है। देखिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर है, देखिए ये पिक्चर है। एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूषक है। एक ये बाहर निकल आती है। चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के एक के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुभव गया होगा। वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समान वायु को निकाल दिया जाए, जो उसमें वायु भरी हुई है उसको निकाल दिया जाए, तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है या कितना अधिक हो सकता है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट थॉट है जो हम देखते हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें
प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायुदाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए, क्योंकि वहां वायुदाब ज्यादा था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।